हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। अगर आप भी सीयूटी यूजी 2027 की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हो तो ये एकदम सही वीडियो पे आप पहुंच चुके हो, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है 2027 के लिए सीयूईटी एग्जामिनेशन की, और आप भारत के बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में कैसे पढ़ सकते हो, वहां पे एडमिशन कैसे ले सकते हो, इसी के बारे में आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्योंकि आपको भी पता है क्लास 12 के बाद अगर आप बीएचयू, डीयू, जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हेमोती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में पढ़ना चाहते हो तो आपको एक सिंगल एग्जामिनेशन देना होता है जिसका नाम है सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। तो ये एंट्रेंस टेस्ट में हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एक सही रणनीति के साथ कैसे तैयारी करनी होती है ताकि आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच सको, तो आज इसी के ऊपर बात होने वाली है। ठीक है, 2027 के लिए पूरा जो है आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हम शेयर करने वाले हैं। फ्रॉम जीरो प्रिपरेशन टू ड्रीम यूनिवर्सिटी कैसे आप पहुंचोगे, ये हर एक पहलू पर यहाँ पे चर्चा होने वाली है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो आपके दोस्त सीयूटी यूजी 2027 की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनको भी इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर सीयूटी से संबंधित हर एक आपको जानकारी दी जाती है और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, गाइडेंस सब कुछ यहीं पे शेयर होता है इसी चैनल पे। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वीडियो देख लीजिए पहले इस वीडियो को लास्ट तक। उसके बाद कोई और टॉपिक पे अगर आपको चाहिए, समझना है कोई चीज सीयूटी के तैयारी से संबंधित, आप वो कमेंट में डाल दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई मोस्ट स्टूडेंट्स फेल। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे मतलब एकदम फेल हो गए, मतलब यहाँ पे, क्योंकि ये एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इससे आपको जो है किसी न किसी संस्थान में एडमिशन मिलेगा। तो फेल होने का मतलब ये है कि आपको बेहतरीन संस्थान, जैसे आप जिसका ड्रीम करते हो, जैसे बीएचयू, ठीक है, जिसके बारे में सपना देखते हो कि हाँ यहाँ पे एडमिशन हो जाता मेरा, बीएचयू हो, डीयू हो, जेएनयू हो, ऐसे संस्थानों के बारे में आप सोचते होगे ना कभी क्लास 12 में, अगर अभी पढ़ रहे हो, आपने कभी सुना होगा नाम बीएचयू, डीयू, जेएनयू ऐसे संस्थानों का, तो आपके मन में आता होगा कि अरे क्या बात है, ऐसे यूनिवर्सिटी में मैं भी पढ़ूंगा, ऐसे आता हो मन में। तो फेल होने का मतलब इतना है कि बस आपको ऐसे संस्थानों में मान लो एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, और बहुत सारे बच्चों का जो चाहते हैं बीएचयू, डीयू, जेएनयू में एडमिशन लेना, उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता है क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। तो क्यों नहीं हो पाता है, समझिए कि ये क्या होता है कि भाई स्टार्टिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम, मतलब वो एग्जाम को समझते ही नहीं है कि किस प्रकार के सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि बोर्ड में जो पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ा जा रहा है बोर्ड में, वैसा ही वहां भी आएगा। नहीं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का नेचर अलग है, इसका नेचर थोड़ा अलग है। तो दोनों का एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, पेपर पैटर्न है, सिलेबस है, थोड़ा अलग अलग है, आपको वो बढ़िया से समझना पड़ेगा। इसी वीडियो में समझेंगे आगे। रीडिंग टू मेनी बुक्स, क्या होता है कि आजकल मार्केट में ना बहुत सारे कोचिंग्स आपको पता ही है, तो अलग अलग कोचिंग्स वालों ने अलग अलग अपना नोट्स निकाल दिया है, और किसी भी कोचिंग का परफेक्ट है नहीं कुछ। तो क्या होता है कि कई बच्चे ना एनसीईआरटी छोड़ करके मार्केट की बुक्स पढ़ने लगते हैं। भाई मैंने देखा है कई बच्चों को कि वो अलूल जलूल सा कुछ भी बुक मंगा लेते हैं, उसको पढ़ने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप टाइम वेस्ट हो जाता है, बेकार के बुक्स में आप अपना टाइम लगा देते हो। अगला है मेमोराइजिंग इंस्टीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ ये ऐसा नहीं कि सिर्फ फैक्ट रट के जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो डोमेन वाले सब्जेक्ट में बहुत सारे असर्शन रीजनिंग वाले आते हैं। मिलान वाले में तो तब भी मान लो किसमें फैक्ट है, काम हो जाता है मिलान वाले में, और मान लो वन लाइनर में भी हो जाता है। लेकिन जहाँ पे असर्शन रीजनिंग आ जाता है, जहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते थे, वहां पे बच्चों को दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ रट के गए थे, फैक्ट्स रट के चले गए, और उनको अंडरस्टैंडिंग है नहीं सब्जेक्ट का। तो जब अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा, सिर्फ आप फैक्ट रट के जाओगे तो वैसे होने वाला नहीं है। मान लो मैथ्स का एग्जामिनेशन है आपका, आप समझते नहीं हो मैथ्स, ठीक है, कैसे सॉल्व करना होता है, अप्रोच नहीं पता है आपको, सिर्फ आप फॉर्मूला रट के गए हो, तो उससे होने वाले काम नहीं। फिजिक्स में भी वैसा ही है भाई, जब तक टॉपिक को आप समझोगे नहीं, बढ़िया से अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ फैक्ट रट के जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। एनसीईआरटी को मैंने बताया इग्नोर कर देते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप इसका पेपर पैटर्न समझोगे तो आपको पता है कि इसमें एमसीक्यू का ही एग्जामिनेशन है। अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। और यहाँ पर अपने मिस्टेक्स को कभी एनालाइज नहीं करते हो आप लोग। होता क्या है, कई बच्चे सिर्फ आप मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो, कहाँ पे क्या गलती रह रही है, कहाँ पे कमी है, कौन सा मेरा पोर्शन वीक है, इस पे कभी काम ही नहीं करते। तो वीक एरियाज पे काम नहीं करोगे तो कैसे आप बेटर बनोगे। तो ये चीजें हैं जो जहाँ पे आप मतलब जो बच्चे जो है मोस्टली मिस्टेक कर देते हैं। तो इन मिस्टेक से आपको बचना है, कैसे बचना है आगे अभी इसी वीडियो में आपको पता चलेगा। ये देखिए, अच्छा अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपके काम को आसान बनाने के लिए, मतलब आपके प्रिपरेशन में साथ देने के लिए हमारा एक बैच भी आ चुका है, श्योर सिलेक्शन बैच। सीयूटी यूजी की तैयारी हम लोग जब से सीयूटी आया है तब से करवा रहे हैं, 2022 में आया है, 22 से तैयारी करवा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ करके
तैयारी भी कर सकते हो। इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, गाइडेंस मिल जाएगा, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है, एनसीईआरटी का, डोमेन का, मतलब जो भी जितने भी डोमेन्स होते हैं आपके, और आपका जनरल टेस्ट, और इसमें मॉक टेस्ट भी है आपका, ठीक है, लैंग्वेज के क्लासेस भी हैं, मॉक टेस्ट भी इसमें सम्मिलित है, इसी में है। आपको नन डोमेन का यानी कि जीटी का और लैंग्वेज का ई बुक भी मिल जाएगा, क्योंकि डोमेन का जनरली हम ई बुक नहीं प्रीफर करना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि सारे जो सवाल पूछे जाते हैं वो जनरली आपका जो एनसीईआरटी होता है, एनसीईआरटी क्लास 12 के लाइन बाय लाइन, हर लाइन से वो सवाल कहीं से भी बना लेते हैं। तो मैं ज़्यादा इंफेसिस करता हूं कि आप एनसीईआरटी को खुद से पढ़ो, बार बार पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो। तो नोट्स पर रिलाई नहीं करना है एनसीईआरटीज के लिए, लेकिन हाँ, अगर आप अपना नोट्स बनाना चाहते हो रिवीजन के लिए तो खुद के नोट्स थोड़े शॉर्ट में बना सकते हो, कुछ पॉइंट नोट कर सकते हो, बाकी कोई नोट पढ़ने की उसके लिए जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी इनफ है, क्योंकि वहीं से सारे सवाल आने हैं, ठीक है। इसका प्राइस आप देख सकते हो, और इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो अगर कोई समस्या है, नीचे आपको नंबर भी दिख रहा होगा। तो ये जो है कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप इस बैच में भी जुड़ सकते हो, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन। देखो, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी से पहले आपको उस एग्जामिनेशन का सिलेबस, पेपर पैटर्न समझना पड़ता है। शॉर्ट में बता देता हूं, हालांकि इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखा है सिलेबस और पेपर पैटर्न के ऊपर, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, एग्जाम का समझ लीजिए कि पहले यहाँ पर क्या है, नोटिफिकेशन, आप अगर बुलेटिन पढ़ोगे तो वहां से पता चल जाएगा, सिलेबस आपको दिख जाएगा। मोटा मोटी मैं बता दे रहा हूँ, सिलेबस में क्या होता है, एक होता है जीटी यानी कि जीएटी कहते हो जिसको, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। लैंग्वेज आपको यहाँ पर पूछा जाता है, लैंग्वेज सेक्शन होता है। एक होता है डोमेन, ठीक है, तो 3 सेक्शन में ये बटा होता है। डोमेन में मान लो कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेते हो, या फिर बायोलॉजी लेते हो, जो भी लेते हो, या फिर मान लो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी लेते हो, जो भी आपके मन है वो आप ले सकते हो इसमें, ठीक है। तो जो आपने सब्जेक्ट यहाँ पे लिया है, उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है डोमेन में सिर्फ एनसीईआरटी पूछेगा, क्लास 12 का एनसीईआरटी, इसके बाहर सवाल नहीं आएंगे, सिर्फ एनसीईआरटी सवाल आएंगे। लैंग्वेज में आपका मेनली ग्रामर होता है, जैसे हिंदी ग्रामर चुनोगे, मतलब हिंदी चुनते हो तो हिंदी ग्रामर से सवाल आएगा, रचना, रचनाकार, ये सब पूछे जाते हैं। जीएटी में आपका रीजनिंग, मैथ्स और जीके, जीएस और करंट अफेयर, इतना सारा ये सब इसमें पूछा जाता है। तो ये जो है थोड़ा सा मैंने आपको शॉर्ट बता दिया है, बाद बाकी आपको डिटेल में जानना है तो उस पर वीडियो बन रखा है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप नहीं समझते हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, कि मान लो कि हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीए में एडमिशन लेना है, तो बीए में एडमिशन लेने के लिए मुझे 2 ही टेस्ट पेपर लेना है, जीएटी लेना है और लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज लेना है, इन दोनों में से बस। तो ये बस 2 ही टेस्ट पेपर लेने हैं, इन्हीं में हमको बढ़िया स्कोर करना है। अगर इन दोनों में मैं कर लूंगा तो मैं बीएचयू से बीए कर सकता हूं। अगर कोई बच्चा मान लो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ले लिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और वो बनारस यूनिवर्सिटी में बीए में एडमिशन लेना चाहता है, नहीं ले पाएगा, क्योंकि बीए में एडमिशन लेने के लिए आपके पास जीएटी और जो है एक लैंग्वेज होना चाहिए। तो ये आपको पहले समझ लेना है कि आप ये कैसे पता करोगे कौन सा आपको चुनना है। तैयारी के दौरान आप पता कर लो कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कौन सा आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है। ऐसे 2-4 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लो और उनका टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया देखो कि यहाँ पे बीएससी में एडमिशन लेना है तो कौन कौन से टेस्ट पेपर का एग्जामिनेशन देना होगा। जैसे मैं 1-2 का बता देता हूँ। जैसे मान लो कि आपको अगर डीयू में बीएससी करना है आपको, ठीक है, तो आपको लेना होगा मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी, तो 3 डोमेन, 1-2-3 डोमेन हो गया, और एक लैंग्वेज लेना होगा। अगर आपको बीएचयू से बीए करना है तो यहाँ पर बीएससी करने के लिए बीएचयू में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बस यही, या फिर बायोलॉजी, बस 3 ही चाहिए आपको। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 चाहिए, यहाँ पे 3 ही चाहिए। और अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करना है तो यहाँ पर क्या चाहिए, बीएससी करने के लिए एक डोमेन चाहिए सिर्फ, मतलब पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप कुछ भी ले रहे हो, आप मान लो फिजिक्स ले लिया, और जीएटी चाहिए और एक लैंग्वेज चाहिए। तो इसमें भी कितना चाहिए, इसमें भी 3 चाहिए, ठीक है। तो अब आपने समझ लिया। अगर मैं कॉमन आपको बताना चाहूं कि अगर मान लो तीनों को आप सेम, मतलब साथ में टारगेट करना चाहते हो तीनों को, तो आप क्या कर सकते हो, एक लैंग्वेज ले सकते हो, हिंदी या इंग्लिश, जीएटी ले सकते हो, और आप 2 या 3 डोमेन ले सकते हो। अगर 3 तो लेना ही पड़ेगा, 3 डोमेन, क्योंकि बीएचयू के लिए 3 डोमेन चाहिए। तो ये 5 टेस्ट पेपर अगर आप चुन लेते हो तो भारत के लगभग सारे संस्थानों को आप कवर कर लोगे। एक लैंग्वेज, जीएटी और 3 डोमेन, लगभग सारा कवर हो जाएगा। तो जनरली बच्चे यही तैयारी करते हैं, 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लेते हैं और जीएटी ले लेते हैं और एक लैंग्वेज ले लेते हैं। तो इनकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी ताकि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर पाओ। एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम आप जानते ही हो। यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी आप देख लीजिएगा, कई जगह एज का क्राइटेरिया होता है कि भाई जैसे बनारस यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका एज जो होना चाहिए वो 22 साल से कम होना चाहिए। 22 साल से ज्यादा हो गया तो आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा पेपर पैटर्न आपको समझते हैं। पेपर पैटर्न क्या है कि एक कोई भी पेपर होगा, जैसे मान लो कि जीएटी है या फिर फिजिक्स है मान लो, तो फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स अगर है तो इसमें 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 60 मिनट आपको यहाँ पे टाइम दिया जाता है। 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। 60 मिनट में 50 क्वेश्चन, ये हर एक टेस्ट पेपर के लिए ऐसा होता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जीएटी हो, चाहे कोई लैंग्वेज हो, सारे के लिए वही है। 50 क्वेश्चन, 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग भी है।
नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपके 1 नंबर यहाँ पे माइनस हो जाते हैं, और एक क्वेश्चन सही करते हो तो 5 नंबर आपको प्लस मिलता है। तो एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर, और एक गलत करोगे तो आपको 1 नंबर कटेगा। तो हर एक टेस्ट पेपर जो है, क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो 250 नंबर का ये पेपर होता है। 250 नंबर में अगर आप यहाँ पे बढ़िया स्कोर कर लेते हो तो आपका काम हो जाता है, मतलब 200 प्लस ले आओगे तो आप बढ़िया, बहुत बढ़िया स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो ये कुछ पेपर पैटर्न मैंने बता दिया है, हालांकि डिटेल में मैंने पहले बता रखा है, तो उसको देख लेना। अब देखिए, ये जो है मैंने कुछ यहाँ पर फेजेस आपको बताए हैं कि डिवाइड योर प्रिपरेशन इनटू 6 फेज। पहला फेज है कि भाई हमको एनसीईआरटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी पढ़ना है। दूसरा है कि भाई मतलब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो अपना कॉन्सेप्ट बनाओगे। कॉन्सेप्ट किसके लिए? खासकर अगर जब आप जीएटी पढ़ोगे तो जीएटी में जो मैथ्स का सेक्शन होता है और जो रीजनिंग होता है, इसमें आपको एक बार बढ़िया से पढ़ना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, खासकर मैथ्स के लिए, आपको पता ही है। ठीक है, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए एक बार बढ़िया से आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ जो एनसीईआरटी पढ़ोगे उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने होंगे, चैप्टर वाइज कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, मान लो परसेंटेज पढ़ा मैथ्स में, तो उसका आप एमसीक्यू लगा सकते हो। फिर इसके बाद आपको रिवीजन भी करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ रहे हो रिवीजन नहीं करो। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट लर्निंग पे फोकस करना है, सिर्फ मेमोराइज नहीं करना है चीज़ों को, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है अपना। फिर यहाँ पर जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज। फिर यहाँ पर जो है रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, और एक एरर एनालिसिस के लिए एक आप एरर बुक बना सकते हो। ठीक है, एरर बुक आप यहाँ पे बना सकते हो। मॉक टेस्ट में आपका है फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप देते हो बाद में, अभी नहीं देना है। जब एक बार हो जाएगा 70-80% आपका सिलेबस कवर, तो आपको मॉक टेस्ट देना है। एमसीक्यू के साथ साथ यहाँ पे हम पीवाई को भी इंक्लूड कर देते, क्योंकि पीवाईक्यू मोस्ट है। पीवाईक्यू हमको करना है, क्यों करना है आगे भी पता चल जाएगा आपको। एक एरर बुक बना लेना, जब भी कोई मॉक टेस्ट दोगे या फिर कुछ आप पढ़ोगे, मतलब कोई टेस्ट दिया आपने, ठीक है, चाहे चैप्टर वाइज हो चाहे कैसे भी हो, आपने कोई टेस्ट दिया, आपको कोई अगर टॉपिक नहीं उसमें लग रहा है कि नहीं ये वाला गड़बड़ हो गया मेरा, आप देखोगे ही, जैसे मॉक टेस्ट आप दोगे, चाहे आप कोई टेस्ट लगा रहे हो या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन के बाद यहाँ पे मॉक टेस्ट दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अगर कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं पे कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है, तो आप उसको एनालाइज करोगे, उसका आंसर पढ़ोगे। ठीक है, उस चैप्टर पे जाओगे, वहां से पढ़ोगे। अगर कहीं पे लगता है कि नहीं ये वाला टॉपिक मुझसे मतलब याद नहीं मुझे, या फिर यहाँ से गलत हो रहा है, ये चीजें मेरी गलत हो रही है, जो वीक पॉइंट्स है, मान लो दो चीजों में आप कंफ्यूज हो रहे हो बार बार। ठीक है, मान लो कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और मान लो पॉसिबिलिज्म, इन दोनों टर्म में आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप क्या करोगे कि इसका एरर बुक में आप यहाँ पे नोट कर लोगे कि हाँ ये दोनों टर्म है जो मैंने टेस्ट दिया था, तो इसमें मैं कंफ्यूज हो गया था, तो इसको मेरे ध्यान रखना है कि अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये आप यहाँ पे नोट कर लो कि भाई यहाँ पर इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म दोनों को नोट करना है, और उसका मतलब अगर छोटे छोटे शब्दों में लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। बात समझ आ रहा है? तो एक एरर बुक बना के रखना, हर सब्जेक्ट के लिए बना सकते हो। देखिए एनसीईआरटी प्रायोरिटी, देखो एनसीईआरटी मोस्ट है, एनसीईआरटी सबसे ऊपर है। बाइबल कह सकते हो, गीता कह सकते हो, जो कहना है कहो इसको। ठीक है, गीता बाइबल सब है ये हमारे लिए, हमारे एग्जामिनेशन के लिए सब है। ठीक है, गीता बाइबल कुरान सब है एनसीईआरटी, क्योंकि जो सवाल आएंगे साफ साफ लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी ही है। क्लास 12th का, कई बच्चे पूछते हैं सर 11th का भी आएगा, नहीं 11th का नहीं आएगा, क्लास 12th का। तो सिर्फ क्लास 12th की एनसीईआरटी पर आपको फोकस करनी है, क्लास 12th की एनसीईआरटी। तो क्लास 12th के एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको ध्यान से पढ़ने हैं और बार बार पढ़ने हैं, और यहीं से आपका हो जाएगा। जैसे मान लो किसी बच्चे को मतलब पीसीबी किसी ने पढ़ा है, मान लो पीसीएम पीसीबी मान लो क्लास 12th में, ठीक है, और उसको बीएचयू में मान लो एडमिशन लेना है, बीएससी में, तो इसको क्या करना होगा? सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का एग्जाम देना है, 3 ही एग्जाम देना है, 3 ही टेस्ट पेपर का। तो इसको मतलब बाहर से कुछ पढ़ना है नहीं ज्यादा, इसको बस ये करना है कि एनसीईआरटी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का, इसी को बार बार पढ़ना है, रिवीजन करना है, और साथ में पीवाईक्यू लगाना है, पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना है, और बाद में क्या करना है? मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, बस इतना ही इसका काम है, और ज्यादा कुछ है नहीं। कितने शॉर्ट में मैंने इतना बढ़िया स्ट्रेटेजी बता दी। पीसीएम आपको पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी। बाहर से आप यहाँ पे नहीं कि भाई हम रेफरेंस बुक ले रहे हैं रैंडम कुछ भी पीडीएफ, आप कई बच्चे पीडीएफ कलेक्टर बन जाते हैं, पीडीएफ कलेक्ट करने लगते हैं, कई सारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाते हैं और वो सिर्फ पीडीएफ को कलेक्ट करते रह जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे अलग अलग नोट्स आते रहते हैं, तो आप उसको कलेक्ट करते रहते हो। अरे भाई एक ही चीज मैंने बताया कि सिर्फ एनसीईआरटी करो, सिर्फ एनसीईआरटी करो, और ज्यादा कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, घाट घाट का पानी पीने की जरूरत नहीं है, बस एक ही है हमारा। ठीक है, एक ही है, क्या है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी किसके लिए है? तो ये डोमेन के लिए, ध्यान रखना, किसके लिए? डोमेन सब्जेक्ट के लिए। डोमेन सब्जेक्ट मतलब जो आप जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, इन सब के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है, बस आप ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या है? सब लिखा है कि मोस्ट नहीं, ये मोस्ट हटा दो भाई। सीयूटी के जो भी क्वेश्चंस होंगे डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट, सारे वहीं से आते हैं, लाइन बाय लाइन, मतलब एक लाइन से सवाल, हर एक लाइन से, हर एक टेबल से, हर एक मैप से, हर कुछ आपको पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्टिव रीडिंग, एनसीईआरटी रीडिंग कैसे रीडिंग करना है भाई? जब आप पढ़ोगे ना तो आप ऐसे पढ़ोगे, पहली बार जब पढ़ोगे तो ऐसे बस एक बार मतलब ऐसे ही जैसे कहानी पढ़ते हो ना, तो पहली बार जब पढ़ने बैठो तो ऐसे कहानी की तरह उसको पढ़ो, कहानी की तरह। ठीक है,
कहानी की तरह उसको पढ़ना है, एकदम मस्त, कुछ नहीं करना है, बस पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते जाना है। एक बार जब पढ़ लोगे पहली बार पूरा आपने पढ़ लिया, इसके बाद दूसरी बार पढ़ोगे तो दूसरी बार आप हाईलाइट करना शुरू कर सकते हो, ठीक है, हाईलाइट करना शुरू कर सकते हो। और पढ़ने से भी पहले अगर आप चाहो तो आप पीवाईक्यू एनालाइज कर लो, ठीक है, पीवाईक्यू एनालाइज कर लो। कहां गया पीवाईक्यू हमारा, एक सेकंड, कहां गया भाई पीवाईक्यू, हाँ ये देखिए। पढ़ने से पहले अगर आप चाहते हो कि नहीं सर और अच्छे से कैसे पढ़ा जाए, तो आप अगर एनसीईआरटी को और बेहतरीन पहली बार में एकदम बढ़िया पढ़ने चाहते हो, एकदम शानदार तरीके से, तो आपको क्या करना है, पहले निकालना है पीवाईक्यू, ठीक है। पीवाईक्यू को एक बार पूरा पढ़ लेना है, बस आपको सॉल्व नहीं करना है पीवाईक्यू, बस आपको एक बार पढ़ लेना है। पीवाईक्यू कहां से मिलेगा, तो आजकल मार्केट्स में पीवाईक्यू की बुक्स आती है, तो पीवाईक्यू की बुक्स आपको खरीद लेनी है। पीवाईक्यू की अलग अलग पब्लिकेशंस की आती हैं सीयूटी के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, तो पीवाईक्यू की किताब खरीदना। अगर कोई मार्केट से किताब खरीदना चाहते हो तो वो बस पीवाईक्यू की किताब खरीदो। डोमेन सब्जेक्ट के लिए और कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं, सिर्फ पीवाईक्यू खरीदो। तो पीवाईक्यू खरीदो और पीवाईक्यू में एक बार पढ़ो कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा आपको, डिफिकल्टी लेवल पता चल जाएगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चल जाएंगे, हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट, कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, टाइम मैनेजमेंट अभी तो नहीं सीखोगे, ये तो बाद में सीखोगे, सॉल्व करोगे तब, लेकिन यह है कि इतना पता चल जाएगा कि किस गहराई में कितना क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, वो सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बार बार आ रहा है वो भी पता चल जाएगा। तो एक बार पीवाईक्यू को देख लिया, पीवाईक्यू को जैसा देख लिया ना, तो अब जब एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे ना, तो तुम्हारा टाइम बहुत बच जाएगा। यहां से पता रहेगा कि पहले से कि भाई किस गहराई में क्वेश्चन और कौन सा टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है। तो जब लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो तुम क्या कर सकते हो, पहली बार में, मैंने कहा कि पहली बार तो ऐसे ही कहानी की तरह पढ़ो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी अगर जल्दी पढ़ना चाहते हो तो आपने पीवाईक्यू एनालाइज कर लिया है, आपको पता चल गया कि भाई कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जब आप पहली बार पढ़ोगे तो आप हर एक लाइन पढ़ो, हर एक टेबल पढ़ो, हर एक डेटा को देखो, ठीक है, और जो भी यहाँ पर मैप्स हैं वो भी पढ़ो, मैप्स को भी ध्यान से देखना है, और आपको पता चल जाएगा कि भाई कहाँ से आ रहा है, केस स्टडीज कहाँ से आ रहा है, और वहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हो, पहली बार में हाईलाइट कर सकते हो। हालांकि पहली बार में हाईलाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा, लेकिन पीवाईक्यू आपने देख लिया है तो पहली बार में भी कर सकते हो हाईलाइट, ठीक है, हाईलाइट कर लो। फिर जब 2-3 बार आप इसको पढ़ लोगे तो आप नोट्स भी बना सकते हो, अपने जब टाइम रहेगा तो नोट्स भी बना सकते हो, डायग्राम, फ्लो चार्ट, वो सब आपको यहाँ पर देखना है, टेबल बॉक्सेस पर मतलब गौर करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है यह है कि भाई बैक क्वेश्चन आपको देखने, मैंने बता ही दिया बैक क्वेश्चन, और साइंटिस्ट के नाम, जैसे कि मान लो कि ये रैडजल है, ठीक है, ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे पहले ही चैप्टर में रैडजल, तो रैडजल ने ह्यूमन ज्योग्राफी की क्या डेफिनेशन दी है वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अलग अलग आएंगे ऐसे साइंटिस्ट के नाम आएंगे, तो वो भी आपको पढ़ते रहना, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग रहते हैं, तो वो सब आपको मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है। मतलब मैंने कहा कि एक एक लाइन, लाइन बाय लाइन, हर एक लाइन आपको पढ़ना है, हर एक टेबल, हर एक मैप आपको बढ़िया से यहाँ पे हर एक बॉक्स आपको देखना है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी आपको कैसे पढ़ना है वो बता दिया, और अगर आप समझना चाहते हो कि किस गहराई में पढ़ना है तो आप पीवाईक्यू देख लोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाईलाइटिंग स्टडीज क्या है भाई, कि मार्क व्हाट मैटर्स ड्यूरिंग स्टडी, यही है कि भाई वही जो टेबल, डेटा, फैक्ट आ रहा है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, फॉर्मूला दिख रहा है, एक्सेप्शंस कुछ दिख रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री पढ़ोगे तो कई सारे एक्सेप्शंस होते हैं, वहां से सवाल बनता है, तो एक्सेप्शंस आपको हाईलाइट कर लेना है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक जो है, जैसे पीवाईक्यू देखोगे तो आपको पता ही चल जाएगा, डेट्स, फैक्ट्स, ये सब भी आते हैं, जैसे हिस्ट्री में डेट्स पूछे जाते हैं कई बार, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कैसे पता चलेगा, तो पीवाईक्यू आपको देख लेना है। आपको हमारे जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको बताऊंगा, जैसे मेरे अगर कोर्स में आते हो आप, तो यहाँ पे आपको, जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो ज्योग्राफी में खुद ही आपको बताऊंगा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जो मैं कहूंगा बस वही कर लोगे तो उतना से हो जाएगा, ठीक है। मॉक एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, इससे आपको धीरे धीरे आइडिया लगेगा, एक दिन में ये नहीं होगा, पूरा प्रोसेस है, महीनों लगते हैं इसमें, धीरे धीरे आप कर पाओगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए क्या करोगे, पहले आप समझोगे, ऐसा नहीं कि पहली बार में सब कुछ आ जाएगा समझ में, एक दो बार पढ़ोगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, आप टाइप करो वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर कोर्स में आते हो तो कोर्स में हम बहुत सही तरीके से आपको पढ़ाएंगे ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। विजुलाइज करो, ऐसे पढ़ो ना, तो आज सोचो कि आपके मन में थोड़ा कहानी चल रहा है, जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि एक दिन क्या हुआ कि एक बहुत मतलब एक पार्टी चल रही थी, ठीक है, तो मैं जैसे मैं कहानी सुना रहा हूँ, कहानी बना रहा हूँ, मान लो कि एक पार्टी चल रही है, उसमें बहुत सारे लोग जो है डांस कर रहे हैं, ठीक है, म्यूजिक बज रहा है, ना 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 म्यूजिक बज रहा है, ठीक है, और सब लोग डांस कर रहे हैं, और उसी समय क्या हुआ कि वहाँ पे पुलिस आ गई, और पुलिस आई तो वहाँ पर पता चला कि एक आतंकवादी था और उसको पकड़ा गया, और उसके कनपट्टी पे पुलिस ने बंदूक तान दी। तो ये जब मैं बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है ना कि आपके मन में कोई एक इमेज छप रहा होगा कि अरे पार्टी हो रहा है, ऐसे पार्टी हो रहा होगा, सब डांस कर रहे हैं, गाना बज रहा है, तो आपके दिमाग में एक इमेज बन रहा होगा, तो वैसा इमेज बनना चाहिए। जब आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में भी थोड़ा थोड़ा ऐसे इमेज बनना चाहिए, ठीक है, विजुलाइज करना है, रिलेट करना है, ताकि आप उसको याद कर सको ज़्यादा सही से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
प्रैक्टिस एमसीक्यू प्रैक्टिस करना ही है। जब आप पढ़ लोगे टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको लगाने हैं, अलग अलग चैप्टर वाइज, इसको नहीं छोड़ना है। टॉपिक वाइज एमसी मतलब चैप्टर वाइज आपको करने हैं। पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसको करना ही है, ठीक है। एक बार आपने देख लिया है, बाद में उसको सॉल्व भी करेंगे। जैसे अभी तो मैंने आपको बताया कि एक बार बस उसको पढ़ना है ताकि आप एनसीईआरटी कहाँ पे क्या ध्यान रखना है वो समझ सको। यानी कि एनसीईआरटी का बुक पढ़ने के लिए पहले आपको पीवाईक्यू देखना चाहिए, ये हो गया। फिर जब बुक पढ़ लोगे 70-80%, उसके बाद पीवाईक्यू दोबारा से सॉल्व करने आओगे। पहली बार में सॉल्व नहीं करना है, बस देखना है, ठीक है। और है कि रॉन्ग आंसर्स आर फीडबैक नॉट फेलियर। तो आपको ध्यान रखना है कि रॉन्ग आंसर्स कहीं पे आपको मिल रहे हैं तो वो आपके लिए फीडबैक का काम करेंगे। आपको क्या करना है कि आपको खुद से पूछना है कि क्या आपका कॉन्सेप्ट जो है मतलब कैसे सॉल्व किया, क्या मतलब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी, नहीं थी, या फिर मतलब हर क्वेश्चन के आपको ये देखना है कि आपने उसको क्यों गलत किया। जैसे कोई क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है, वाई, आप सवाल पूछो कि क्यों गलत हो गया, क्या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, क्या हमको डेटा याद नहीं था, या कुछ ऐसा कंफ्यूज हो गए। और जहां पे जैसे जो भी आंसर आपको मिलेगा वाई का, वो वाली चीज आप अपने एरर बुक में नोट भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एरर नोटबुक जैसे मैंने बताया कि आपको रॉन्ग क्वेश्चंस, राइट रॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, नोट डाउन ट्रिक्स, कॉमन मिस्टेक्स जो भी आपके हो रहे हैं, रिवाइज एवरी वीक। जब भी आप नया मॉक टेस्ट लगाने जाओ, जब भी आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट या फिर जो भी है आप किसी सब्जेक्ट वाइज दे रहे हो, मान लो ज्योग्राफी का ही सिर्फ दे रहे हो मॉक टेस्ट, तो आपको क्या करना है, जो भी एरर नोटबुक आपने बनाया है ज्योग्राफी के लिए, उसको एक बार देख लेना है। मतलब अगला टेस्ट देने जाओगे तो पिछले बार जो आपने गलती करी थी तो उस नोटबुक को एक बार पढ़ लेना है, देन जाकर के उसको टेस्ट को लगाना है, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको लगाना ही है। मॉक टेस्ट कब लगाना है, पर मंथ एक लगा सकते हो, अभी मतलब शुरुआत कर रहे हो तो कभी कभी लगा सकते हो, अभी जरूरी नहीं। वैसे वीकली मॉक्स बाद में लगाना है जब कम टाइम बचेगा। और फाइनल जो मंथ होगा ना, फाइनल वीक होगा, उसमें 2-3 मॉक आप लगा सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मॉक का चिंता नहीं करो, अभी तो शुरुआत ही है, अभी जो बताया वो करो, मॉक आप बाद में करना, ठीक है। वाई मॉक मैटर, तो ये मॉक्स तो बाद में आता है। स्पीड एक्यूरेसी आपकी अच्छी करते हैं, स्पीड अच्छी करते हैं, डिसीजन मेकिंग आपकी बढ़ाते हैं। एग्जाम वाला जो टेम्परामेंट होता है, एमसीक्यू स्किल, वो आपका डेवलप होता है जब आप ये सॉल्व करते हो, ठीक है। तो ये जो है परफॉर्म कंफर्टेबली, प्रैक्टिस आपको करना होगा ज़्यादा, तभी आप परफॉर्म कर पाओगे अच्छे से। मॉक एनालिसिस आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इंप्रूवमेंट तभी होगा जब आप मॉक दोगे, जो गलती करोगे उससे सीखोगे और यहाँ पर जो है इंप्रूवमेंट लाओगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मॉक दे दिए हो गया काम, नहीं, मॉक देने के बाद उसको एनालाइज भी करना है। एक्यूरेसी चेक करोगे आप अपना, वीक चैप्टर्स करोगे, टाइम कितना लगा वो देखोगे, सिली मिस्टेक्स देखोगे, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन देखोगे। इससे आपको बहुत बेहतर आपको बनने में मदद मिलेगी, तभी आप जो है अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे। मिस्टेक टू अवॉइड क्या क्या है, ये वही जो शुरुआत में बताया था कि बहुत ज़्यादा आपको बुक्स नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और स्टडिंग विदाउट रिवीजन, बिना रिवीजन के पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा, रिवाइज तो करना ही है। मेमोराइजिंग ब्लाइंडली, सिर्फ आप पढ़ रहे हो रिवाइज कर, मतलब आप फैक्ट पढ़ रहे हो बस, उसको सोच रहे हो कि नहीं रट लेते हैं, जैसे वो नहीं होते झूपना कहते हो उसको, झूपना समझते हो, मतलब ऐसे किताब ले लेता कोई बच्चा, ऐसे किताब रख लेगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय, ऐसा नहीं होता है बच्चे जब रटते हैं। तो ये वाला काम बिल्कुल नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है, रिवाइज करना है। रिवीजन के टाइम पे कैसे करोगे, जल्दी से पढ़ो और फिर उससे संबंधित कोई मॉक लगा लो या फिर चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लो, ऐसे करना है। ऐसा नहीं कि बस दिन भर आप उसका रट रहे हो, वो नहीं करना है। झूपने वाला काम नहीं करना है कि टेबल पे बैठ लिया झूप रहे ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसा लग रहा है कोई देवता चढ़ गया, वो नहीं करना है। जल्दी जल्दी करना है, एकदम जितना फास्ट उसको रीड कर सकते हो। एक बार पढ़ लिया आपने, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ है, जो आपके नोट्स हैं जो, या फिर मान लो किताब से ही पढ़ रहे हो, तो आप सीधा सीधा जल्दी जल्दी पढ़ो उस चैप्टर को, देन उससे संबंधित मॉक टेस्ट लगा लो। तो इससे ज्यादा आपका जो ये याद करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, रिवीजन जो रिटेंशन पावर है वो ज्यादा बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप यहाँ पे बस आपको रट रहे हो, झूप रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अवॉइडिंग मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट आपको अवॉइड नहीं करना है। शेड्यूल कोई जरूरी नहीं है वैसे, मतलब बहुत ज्यादा इस पर नहीं करना है। बहुत ज्यादा अगर आप शेड्यूल बनाओगे सिर्फ बैठ करके तो वो भी मतलब आपको हार्म ही करेगा। तो शेड्यूल थोड़ा बहुत बनाओ कि हाँ इतने महीने में ये कर लेना है, बाद बाकी बहुत ज्यादा शेड्यूल पर मतलब हेविली उसी के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। और क्या है कि अगर आप देखो जैसे एनसीईआरटी के बारे में बताया, इसके अलावा आपका लैंग्वेज होता है, तो लैंग्वेज के लिए कोई आप एक बुक प्रेफर कर सकते हो, जो भी आपको ग्रामर की अच्छी बुक लगती है वो आप पढ़ सकते हो, अपने अपने लैंग्वेज जो भी आप लेना चाहते हो। और साथ ही जैसे जीएटी की बात करें तो जीएटी में आपको एक बार मैथ्स अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा और रीजनिंग एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि क्लास 12 तक हमें रीजनिंग नहीं पढ़ाया जाता है। और जीके जीएस भी आपको पढ़ना होगा। जीके जीएस के लिए लूसेंट की किताब आप पढ़ सकते हो, और रीजनिंग मैथ्स के लिए मैं आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाता हूँ और हमारे कोर्स में बहुत शानदार तरीके से पढ़ाता ही हूँ। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, अगर कोर्स में आओगे तो सिर्फ यही पढ़ लोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आइडियली देखें कैसा साइकिल आपको दिखना चाहिए, पहले आप लर्न करो, सीखोगे एनसीईआरटी से, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, एनालाइज करोगे, अपने मिस्टेक्स रिवाइज करोगे, टेस्ट दोगे, ऐसे आपका काम होगा, ठीक है। इसी को बार बार आप रिपीट करोगे, आपका काम हो जाएगा। सक्सेस फॉर्मूला क्या है, एनसीईआरटी पढ़ना है, साथ में यहाँ पर मैथ्स जो बताया जीटी भी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, पीवाईक्यू आपको लगाना ही है, प्रैक्टिस करना है, रिविजन करते रहना है, मॉक टेस्ट लगाना है, सक्सेस आपके हाथों में होगी।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लास्ट चीज कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ा 2 दिन पढ़ा फिर आपने पढ़ना ही छोड़ दिया, ठीक है। बारात में चले गए, शादी में चले गए, 1 महीने शादी ही मना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, रोज आपको पढ़ना है, तभी आप अपने ड्रीम कॉलेज में पढ़ जाओ। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहे, पढ़ते, अपना ख्याल रखिए। और जो हमने कोर्स के बारे में बताया है, कोर्स में भी आप ऐड हो सकते हो, ठीक है। तो अगर हाँ, एक और चीज की, अगर आपको आगे किसी टॉपिक पर जैसे नोट्स मेकिंग कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना होता है, वो सब पर अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा उसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहे, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो।